ये किस्सा बिहार के उस दौर का है जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी राबड़ी देवी। चारा घोटाले में लालू जेल से अंदर बाहर हो रहे थे और तेजस्वी तेज प्रताप तब सियासत में नहीं आए थे। पूरे बिहार में राबड़ी के भाई साधु यादव का सिक्का चलता था। साधु से दोस्ती करने वालों की उन दिनों लाइन लगती थी, जिनमें से एक थे 27 साल के गौतम सिंह, जिनके पिता बीएन सिंह और पूरा परिवार विदेश में रहता था। लेकिन गौतम को सियासत में आना था, इसलिए वो साधु यादव से करीबियां बढ़ा रहे थे। लेकिन इनका वो सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, और वो कैरेक्टर है शिल्पी जैन, जो गौतम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। पर जुलाई का महीना इसके लिए काल बनकर आता है। तारीख थी 3 जुलाई 1999। जगह बिहार की राजधानी पटना। वुमेन्स कॉलेज से पढ़ी 23 साल की एक लड़की, जिसका नाम शिल्पी जैन था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए घर से बाहर निकलती है। पिता पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी थे, लेकिन शिल्पी रिक्शा से ही कोचिंग जाती थी। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो गौतम सिंह का दोस्त था। वो कहता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। शिल्पी भी उस लड़के को जानती थी, इसीलिए गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन गाड़ी कोचिंग की बजाय एक गेस्ट हाउस पर पहुंचती है। शिल्पी सवाल पूछती है तो वो लड़का कहता है, गौतम भी यही है। वहां से पहले मौजूद कुछ लोग शिल्पी के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये बात जैसे ही किसी तरह से गौतम को पता चलती है, वो तुरंत भागकर वहां पहुंचता है। उन दिनों ये गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। ये बात गौतम को भी बेहतर तरीके से पता थी, इसीलिए वो घबरा जाता है। लोग बताते हैं, गौतम वहां पहुंचते ही देखता है शिल्पी के शरीर पर कोई कपड़े नहीं है। वो बुरी तरह से रो रही है। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा है। वो बचाने की कोशिश करता है तो उसे भी हाथ, पैर और जूतों से पीटा जाता है। इधर शिल्पी और गौतम ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। उधर शिल्पी के पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं। वो बताते हैं, मेरी बिटिया मिस पटना रह चुकी है। वो 8 घंटे से घर नहीं पहुंची, जिसके बाद मुकदमा लिखा जाता है। पुलिस जांच में जुटती है और रात करीब 8:30 पर साधु यादव के क्वार्टर वाले गैराज से गौतम की सफेद कार बरामद होती है, जिसमें दोनों की बॉडी थी। शिल्पी के बदन पर गौतम की टी शर्ट थी, जबकि गौतम ने सिर्फ जीन्स पहन रखा था। तुरंत साधु यादव समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस इतनी दबाव में आ जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही एक अधिकारी कहते हैं, ये खुदकुशी का मामला है। हमने इतने केस देखे हैं कि पहले ही बता देते हैं कि क्या हो सकता है। इसके बाद पुलिस खुद गाड़ी चलाकर थाने ले जाती है, जिससे फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं। पर पुलिस की लिपापोती से लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि सीबीआई जांच की मांग उठने लगती है। सितंबर 1999, यानी 3 महीने बाद ही राबड़ी देवी को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ता है। सीबीआई के अधिकारी डीएनए जांच के लिए साधु यादव से संपर्क करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका बचा था जिससे सच्चाई बाहर आ सकती थी। सीबीआई के अधिकारी साधु यादव को कहते हैं, आपका सैंपल लेना है। लेकिन साधु यादव न सिर्फ इनकार करते हैं, बल्कि सीबीआई वालों को भी भगा देते हैं, जिसके बाद अधिकारियों की दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो अदालत जाकर कोई आदेश लेकर आए। ये साधु यादव का रसूख था। नतीजा, सीबीआई करीब 4 साल तक इस केस की जांच करती है, लेकिन होता वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ। सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी वही बात लिखती है जो बिहार पुलिस ने बगैर जांच के बता दिया था। आज भी इस कपल की आत्मा इंसाफ मांग रही है। साल 2004 में सीबीआई ये फाइल बंद कर देती है। साल 2005 में बिहार में सरकार बदलती है, लेकिन सबूतों के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जंगल राज की स्थिति क्या थी और बिहार उस दौर से कैसे बाहर निकला है। पूरी घटना सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो जंगल राज चिल्ला रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।